एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज। इस सीरीज में हम कवर अप करेंगे इस पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, सब कुछ समझेंगे, सारे सेक्शन समझेंगे। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, द रीजन बीइंग कि ये सब्जेक्ट आपका हर स्टेट में आता है, मेजरली हर स्टेट में आता है और इनफैक्ट इस स्टेट से आपके अराउंड 7 to 8 मार्क्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो और इम्पॉर्टेंट तो है ही एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो। तो इस सीरीज के माध्यम से हम इस पूरे एक्ट को कवर अप करेंगे। नाउ इस सीरीज में हम फॉलो करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ये बुक आर.के. सिन्हा, और ये सीरीज हेल्प करने वाली है सारे उन स्टूडेंट्स को जो लॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिनके सेमेस्टर्स में ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। साथ में लॉ जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एज आई हैव टोल्ड, कि अच्छा खासा मार्क्स कंटेन करता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इस पूरी सीरीज में हम इस बुक को रेफर करेंगे। अगेन एन ऑथेंटिक बुक, बेस्ट बुक है आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, और इस सीरीज में इस पूरी बुक को हम सीरीज के माध्यम से कवर कर देंगे। बस पूरी सीरीज से आपका जो है ये पूरी बुक आर.के. सिन्हा की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है वो हम कवर अप करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी जो है प्रोवाइड करता है आपको जुडिशरी की कोर्सेज, और यहाँ पे जुडिशरी का महापैक आपको मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। तो महापैक जिसमें हमने कवर अप किए हैं 16 स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो सब हमने इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं इस महापैक के कोर्स में, जो आपको मिल रहा है 11,999 रुपये में। अगर आप मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, आप एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज आपको मिल रहे हैं 9,999 रुपये में। नाउ ये दोनों ही कोर्स प्राइजेस पे आपको कोर्सेज तब मिलेंगे जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड SHR। तो SHR कोड लगाकर ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेशन, एग्जामिनेशन या फिर कोर्स, यू कैन अप्रोच मी ऑन बोथ दी सोशल मीडिया हैंडल। और आज के सेशन की PPT भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीमी श्रीवास्तव। मैं वहां पे आज के सेशन की PPT को सर्कुलेट करूंगी। नाउ स्टार्टिंग विद द सेशन, एक बेसिक सी बात समझो, दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांसफर्स को गवर्न करता है जो ट्रांसफर्स होते हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन। एक ये बेसिक सा कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि जो भी ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी के हो रहे हैं किसके द्वारा, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, उसी पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओनली गवर्न, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ओनली गवर्न द ट्रांसफर्स बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। और यहाँ पे कहता है कि ये उन सारे ट्रांसफर्स से डील नहीं करता जो होते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है। मैंने कहा कि वो ट्रांसफर्स जो हो रहे हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। बट जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उस पे आपका, उससे जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपका डील नहीं करता। नाउ एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है कि जहां पे पार्टीज का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मतलब कि भाई पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया एंड देन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे पार्टीज का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। बट ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो चीजें आती हैं, जैसे या तो फिर आपका सक्सेशन हो गया, विल हो गया, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट, उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? द रीजन इज कि हमने कहा कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ द पार्टीज द्वारा जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं उसको गवर्न करेगा। अब इन पर्टिकुलर केस में, सक्सेशन में, विल में, यहाँ पे पार्टीज का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रादर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है। तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर जा रही है, पार्टीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, पार्टीज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे ही मान लो कोई भी मेंबर मरा फैमिली का, तो उसकी लीगल हायर को प्रॉपर्टी चली गई, तो यहाँ पे पार्टीज की तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टी ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो गई।
दैट इज वाई ये कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, आइदर बाय सक्सेशन, बाय विल और बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ये एक्ट बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्न करता है उन ट्रांसफर से जिस ट्रांसफर में आपके पार्टीज इन्वॉल्व है। देयर इज सम एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टीज, एक्शन इन द फॉर्म की भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो यहाँ पे कुछ आपका एक्शन होना चाहिए पार्टीज की तरफ से। इस केस में, सक्सेशन के केस में या विल के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे ही पार्टी मरी तो उसके लीगल हेयर को प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वहां पे कोई भी नहीं होता कि भाई प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना है ना। एक बेसिक सी बात समझो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिस्पेक्ट में कि जो प्रॉपर्टी होती है ना वो कभी अबेंस में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उसका कोई ओनर नहीं है, देयर मस्ट बी एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल द टाइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है अबेंस में रहेगी, इसी वजह से जैसे कोई पर्सन मरा, सक्सेशन के केस में अगर कोई पर्सन मरा तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसका ओनर कौन हो जाता है, उसके लीगल हायर्स हो जाते हैं, यहाँ पे उसके लीगल हायर्स जो है खुद ब खुद उसके मालिक बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। तो ये कहता है कि उस पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, और जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी अबेंस में नहीं रहती, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉपर्टीज का कोई मालिक, इसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है या उसका कोई ओनर नहीं है, ऐसा नहीं होता, हमेशा प्रॉपर्टी का जो है कोई ना कोई ओनर होना चाहिए एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी कभी भी जो है आपकी ऐसी खाली नहीं छोड़ी जाती, इसी वजह से सक्सेशन पे, विल पे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ कोर्ट पे आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, और सिर्फ ये गवर्न करता है उन ट्रांसफर्स को जो होते हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। आई होप ये बेसिक सी बात क्लियर हुई होगी। नाउ मूविंग अहेड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं एग्जॉस्टिव है? वी हैव सीन इट कि भाई पहली बात तो सक्सेशन ऑफ विल के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, और एक्ट ऑफ द पार्टीज में हमने देखा कि जो टीपे है आपका, ये जो है खुद में कंप्लीट कोड नहीं है। अब जो ये एग्जॉस्टिव वर्ड है, ठीक है, एग्जॉस्टिव कोई भी एक्ट है या नहीं आप कैसे चेक करोगे? उस एक्ट का प्रीएम्बल देखोगे, तो उस एक्ट के प्रीएम्बल में अगर कंसोलिडेटिंग वर्ड लिखा हुआ है दैट मींस दैट एक्ट इज एग्जॉस्टिव। हमारे इस एक्ट के प्रीएम्बल में कंसोलिडेटिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। और भी दूसरे रीजन है कि क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों खुद में ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि चैप्टर 2 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पर्सनल लॉज में जाना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जब ये एक्ट आया तो कुछ एक्ट्स रिपील हुए, पुराने एक्ट्स जो हैं वो रिपील हुए और कुछ नहीं हुए, ठीक है। कुछ एक्ट्स जो है सारे जो पुराने लॉज थे उनको रिपील नहीं किया, कुछ रिपील हो गए, कुछ रहते हैं। तो जो कुछ रहते हैं तो कभी कभी आप उस पर भी रिलाई करते हो, तो दैट इज वाई वी आर सेइंग इट कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, पर्सनल लॉज में जाना पड़ता है आपको। इनफैक्ट सक्सेशन और विल्स में भी आप पर्सनल लॉ को रेफर करते हो, राइट। और अगेन ये वाली तो इंपॉर्टेंट बात है कि चैप्टर 2 एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको ये कोड जो है खुद में कंप्लीट नहीं है, इसके लिए आपको जो है दूसरे एक्ट्स पे भी रिलाई करना होता है। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। नाउ द क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर माइंड कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब नहीं था तब क्या होता था? तो जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंडिया में नहीं था तब उस टाइम पे यहाँ पे जो ये ट्रांसफर्स हैं प्रॉपर्टी के, वो कैसे गवर्न होते थे? वो गवर्न होते थे आपके इंग्लिश लॉ और इक्विटी प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश लॉज थे उससे गवर्न होते थे आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और या फिर इक्विटी लॉज के, इक्विटी प्रिंसिपल्स पे एप्लीकेबल उसके रूल्स एप्लीकेबल किए जाते थे, उस रूल से वो गवर्न होता था आपका जो भी ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो सब उन्हीं इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे और इंग्लिश लॉ के लॉज से गवर्न हुआ करते थे। नाउ बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें लगा कि हमें जो है ज़रूरत है, तो टाइम के साथ साथ जो है चीज़ें बदली, हमें लगा कि नहीं हमें एक स्पेसिफिक एक्ट की ज़रूरत है, और तब जो है हमारा एक्ट जो है इनैक्ट होकर आया। नाउ इस एक्ट का जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है? जो ये एक्ट का प्रीएम्बल है बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है दैट विच इज ओनली अमेंडिंग लॉज एज रिगार्ड्स टू द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लॉज की बात कर रहा है जो बात करते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, बाय हुम? बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ओनली। और ये जो प्रीएम्बल है आपको इसको पढ़ना होता है सेक्शन 2D के साथ, और यहाँ पे सेक्शन 2D में क्या लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट नथिंग इन दिस TPA शैल affect the transfer either by operation of law or in the execution of degree of court, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ भी TPA का अफेक्ट नहीं करेगा किसको? जो भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं आपके, या तो
क्या कहते हैं आपके ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा, दैट मीन सक्सेशन या विल द्वारा, या फिर कोई भी अगर ट्रांसफर हो रहा है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ अ कोर्ट, डिक्री आई है कोर्ट की, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे अमेंडिंग वर्ड यूज है बट यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, और इसी वजह से ये आपका एग्जॉस्टिव नहीं है। दूसरा कि ये सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसफर्स को गवर्न करता है जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पे कोई भी ट्रांसफर हो रहा है आइदर बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ अ कोर्ट और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, सक्सेशन और विल पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, सेक्शन 1 यहाँ पे प्रिलिमिनरी पार्ट है इस एक्ट का। तो सेक्शन 1 क्या कहता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट क्या होगा। तो शॉर्ट टाइटल मेरा नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेरा नाम है 1882, और मैं फोर्स में कब आया, मैं कमेंस कब हुआ, तो मैं कमेंस हुआ हूँ 1 जुलाई 1882 को। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन कि 1 जुलाई 1882 को ये जो है फोर्स में आया। नाउ एक जनरल रूल एक्सटेंशन को लेके हम पढ़ेंगे। पहले हम इस पूरे बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है वो समझेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में भी समझेंगे एक्सटेंड क्या है इसका। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज व्हिच आर इमीडिएटली बिफोर in the 1st November 1956 were comprised in Part B states और in the states of Bombay, Punjab and Delhi। ठीक है, दूसरा आगे नेक्स्ट पैरा क्या कहता है इसका, but this act or any part thereof by official notification in the official gazette be extend to whole or any part of the said territories by the state government concerned। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो पावर दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है सेक्शन 1 में, कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो इन एरियाज पे भी एप्लीकेबल कर सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। आगे देखो, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively or and the part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions, namely section 54 जो बात करता है आपके सेल की, उसका पैरा 2 और पैरा 3, सेक्शन 59 जो बात करता है मॉर्गेज की, सेक्शन 107 जो बात करता है लीज की, और सेक्शन 123 जो बात करता है गिफ्ट की। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे कि अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी स्टेट को या किसी भी पार्ट ऑफ द स्टेट को इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी से, कि भाई सेक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। नाउ नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग पार्ट ऑफ द सेक्शन 54 पैरा 2 and 3, 59, 107, 123 section shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act 1908 under the power conferred by the first section of that act और अदरवाइज। ना इसको भी हम समझेंगे। अब ये पूरा जो एक्सटेंशन का इतना बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है आपके बेयर एक्ट में, जो समझने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है, उसको हम आराम से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करें। नाउ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होता है, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है कि जहाँ पे मतलब कि कौन से एरिया पे ये लगेगा, कौन से प्लेसेस पे लगेगा, द टेरिटरी और द प्लेसेस इन विच द एक्ट इज एप्लीकेबल, कौन से इलाके में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, कितनी टेरिटरी में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहते हैं, राइट। नाउ द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पंजाब। नाउ दिस इज द करंट पोजीशन कि भाई पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब को छोड़ के। नाउ बट जब ये एक्ट आया था, जब ये एक्ट कमेंस हुआ था, तो ये एक गो में सब पे एप्लीकेबल नहीं हुआ था, वन स्ट्रेच में जो है ये आपका एक्ट एप्लीकेबल इन्फोर्स नहीं किया गया था थ्रू आउट इंडिया, बट जो है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टेज पे एप्लीकेबल किया गया अलग अलग जगह पे। तो बट दिस एक्ट वाज नॉट इन्फोर्स थ्रू आउट द कंट्री एट वन स्टेज, पूरी कंट्री में एक स्टेज पे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, बट इट वाज मेड एप्लीकेबल इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट में एप्लीकेबल किया गया टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे कि मैंने बताया, जो आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन की, जो हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा इसका एक्सटेंशन का, कि पंजाब
दिल्ली और मुंबई पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट अब ये मुंबई पे भी एप्लीकेबल होता है, दिल्ली में भी एप्लीकेबल होता है। तो बाय टाइम टू टाइम जो है इसको जो है एप्लीकेबल कराया गया नोटिफिकेशन द्वारा। और अगेन पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, राइट। दस एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट, अगर हम कमेंसमेंट की बात करें, जब ये एक्ट कमेंस हुआ था इन द ईयर 1882, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज एनफोर्सेबल इन ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। पूरे टेरिटरीज पे एप्लीकेबल था ब्रिटिश रूल के, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट पंजाब, बॉम्बे एंड बुर्मा, ठीक है। बट टाइम टू टाइम आपका बॉम्बे और बुर्मा पे एप्लीकेबल हुआ, और पंजाब अभी भी एक्सेप्शन में है, पंजाब पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ द अबव मेंशन 3 टेरिटरीज, इन तीनों टेरिटरीज की लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई इस एक्ट द्वारा ही कि ये जब चाहें तो उसको एक्सटेंड कर सकती हैं इन तीनों एरियाज में भी। और इसी वजह से अगर अभी का टाइम देखें तो बॉम्बे और दिल्ली पे एप्लीकेबल है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाउएवर द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द अबव मेंशन 3 टेरिटरीज वर गिवन पावर टू एक्सटेंड दिस एक्ट और एनी प्रोविजन रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई, मतलब वही स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो जब चाहें तो ये इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना होगा। नाउ पंजाब के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पंजाब पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज इन पंजाब आर रेगुलेटेड बाय व्हाट? अगर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रेगुलेट नहीं होते यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर्स, तो फिर कैसे होते हैं? तो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं आपके रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो यहाँ पे इन रूल्स पे गवर्न होता है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी का, इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे, गुड कंसाइंस और जस्टिस के प्रिंसिपल, कंसाइंस गुड जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे एप्लीकेबल किया जाता है। नाउ व्हाइल प्रोवाइडिंग फॉर एक्सटेंशन, जब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब हम प्रोवाइड करेंगे एक्सटेंशन इस पर्टिकुलर एक्ट का टू द एरियाज वेयर द एक्ट इज नॉट एनफोर्स, कि भाई इन एरियाज पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, अगर हमें एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे सेक्शन 1 में ही बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है नॉट ओनली टू एक्सटेंड द होल एक्ट, ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक्ट एक्सटेंड कर सकती है, बट कुछ प्रोविजंस भी उसके एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पे वो पार्शियल एक्सटेंड कर सकती है या फिर टोटल तरीके से इस पूरे एक्ट को एक्सटेंड कर सकती है। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। नाउ एग्जेम्पशंस एंड एक्सटेंशंस ऑफ स्पेसिफाइड सेक्शंस, जो 4 सेक्शंस हमने पढ़े उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 1 में ही अगेन क्लियरली सेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी पार्ट को, टेरिटरी के किसी भी पार्ट को, कि भाई उस पे ये 4 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे, वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट आइदर ऑल ऑफ दी अबव मेंशन सेक्शंस, कि भाई ये चारों एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, या फिर ये इनमें से कुछ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये पावर किसके पास एग्जेम्पशन की? अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई जो ये सेक्शंस हैं आपके 54 हो गया, 59 हो गया, 107 हो गया, 123 हो गया, जो बात करता है ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मॉर्गेज, लीज और गिफ्ट की, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, इस टेरिटरी के इस पार्ट पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या तो इन चारों सेक्शंस को कर सकती है या फिर कुछ सेक्शंस को भी कर सकती है, ठीक है। हाउएवर द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 1 सजेस्ट दैट ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट द ऑपरेशंस ऑफ द होल एक्ट, भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती है कि ये पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एज रिगार्ड पार्शियल एग्जेम्पशंस, अगर हम पार्शियल एग्जेम्पशंस की बात करें, एग्जेम्पशंस की बात करें, पार्शियल एग्जेम्पशंस क्या है यहाँ पे कि सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 107, 123 ये सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जहाँ पे हम पार्शियल एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, इट में एग्जेम्प्ट ओनली अबव मेंशन स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो मतलब अगर हम एग्जेम्पशन की बात करें तो ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पूरे स्टेट को कह देगी कि इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर वो 4 सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सटेंड भी कर सकती है कि भाई इस पूरे पर्टिकुलर टेरिटरी पे, इस पूरे स्टेट पे जो है ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल होगा। दीज स्पेसिफाइड प्रोविजंस नेमली सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, 107, 123 किस चीज से रिलेट करते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल, मॉर्गेज, लीज एंड गिफ्ट, राइट। नाउ नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो आपके सेक्शंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अभी 4 सेक्शंस बात करते हैं जो मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शन ऑफ सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया या फिर गिफ्ट हो गया। तो ये एक बात कहता है, जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट का जिक्र किया, वहाँ पे ये कहता है कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर मान लो एप्लीकेबल है,
तो वहाँ पे ये 4 सेक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे 4 सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये चारों सेक्शंस क्योंकि बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस की, सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, तो इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट का होना भी जरूरी है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है तो वहाँ पे 4 सेक्शंस आपके एप्लीकेबल होते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन एक्ट के ये 4 सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं हो सकते, राइट। नाउ सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 बात करता है रिपील ऑफ एक्ट एंड सेविंग्स ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स एंड राइट। अब ये कह रहा है कि भाई इस एक्ट के आने के बाद कुछ एक्ट्स को रिपील किया गया, कुछ इनैक्टमेंट्स को सेव किया गया, कुछ राइट्स जो उससे कनेक्टेड थे या जो उससे इंसिडेंटल चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। अब ये कहता है दैट इन द टेरिटरी ऑफ टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, जिस भी टेरिटरी में ये एक्ट एक्सटेंड करता है, फॉर द टाइम बीइंग द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, क्या कहता है, जो भी इनैक्टमेंट्स आपके दे रखे हैं शेड्यूल में, ठीक है, जो भी इनैक्टमेंट्स आपके दे रखे हैं शेड्यूल में जो एनेक्स्ड है, शैल बी रिपील टू द एक्सटेंट देयरइन मेंशन। तो कह रहा है कि जो भी इनैक्टमेंट्स आपके शेड्यूल में दे रखे हैं वो रिपील हो जाएंगे उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक मेंशन्ड है, राइट। बट नथिंग हेरेन कंटेन शैल डीम टू अफेक्ट, बट उनके रिपील अगर मान लो जो स्केड्यूल में एक्ट्स दे रखे हैं वो रिपील हो जाएंगे, ये कहा गया, बट उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक मेंशन कर रखे हैं उसी एक्सटेंट तक रिपील होंगे। कहता है कि कुछ भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा, किन किन चीज़ों का अफेक्ट नहीं करेगा, द प्रोविजंस ऑफ एनी इनैक्टमेंट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, ठीक है, जो एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनी टर्म्स or incident of any contract or constitution of the property which are consistent with the provision of the act and are allowed by the law for the time being in force। क्या कह रहा है कि कोई भी टर्म या कोई भी इंसिडेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का, उसको अफेक्ट नहीं करेगा जो इनकंसिस्टेंट नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, वो बिल्कुल भी आपस में बिल्कुल इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एनी राइट्स और लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन, तो कोई भी राइट है, कोई भी लाइबिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है इस एक्ट के आने से पहले, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 54 चैप्टर 4 of the act any transfer by operation of law or by in execution of decree of order of competent jurisdiction and nothing in this section in the chapter 2 of this act shall deem to affect any rules of the Mohammedan law। अब ये तो है आपका सेक्शन, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो भाई यहाँ पे बात करी गई रिपील की कि कोई एक्ट्स आपके रिपील हुए, सेफगार्ड किए कुछ इंटरेस्ट कुछ राइट्स को जो ऑलरेडी थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। नाउ रिपीलिंग ऑफ एक्ट्स एंड सेविंग ऑफ राइट एक्सेट्रा, उसके बारे में सेक्शन 2 में बहुत क्लियरली कह दिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है प्रोवाइड करता है फॉर द रिपील ऑफ लॉ एंड स्टैट्यूट्स जो आपका जो डील करते हैं आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, ठीक है, कि भाई जिससे पुराने वाले एक्ट हैं वो रिपील हो जाएंगे जो शेड्यूल में मेंशन थे। बट while repealing the earlier statutes section 2 saves certain pre-existing enactments, ठीक है। तो जब हम रिपील कर रहे थे पहले वाले स्टैट्यूट्स को तो सेक्शन 2 ने क्या किया, सेव कर लिया कुछ प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स को, ठीक है, कि कुछ पहले के स्टैट्यूट्स को सेव कर लिया सेक्शन 2 ने, क्योंकि लिखा था कि शेड्यूल में जो दे रखे एनैक्टमेंट्स वो आप रिपील कर रहे हो बट देन उस एक्सटेंट तक रिपील करोगे जिस एक्सटेंट तक मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 ने सेव कर लिया अपने कुछ पहले पुराने एग्जिस्टिंग लॉज को, प्री एग्जिस्टिंग लॉज को यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। सेक्शन 2 सेव सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग इनैक्टमेंट्स एंड ऑल्सो सम राइट्स एंड इंसिडेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच एक्रूड बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट से आने से पहले जो भी राइट्स थे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेव कर लिया। तो एक तरीके से ये सेविंग ऑफ राइट्स और रिपील ऑफ एक्ट्स की बात करता है कि सारे एक्ट्स रिपील नहीं हुए, कुछ एक्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, सेक्शन 2 ने उनको सेव कर लिया है। कुछ एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग जो लॉज थे इस एक्ट के आने के बाद उनको जो है अभी भी सेव कर लिया है, सारे रिपील नहीं किए गए हैं, राइट। नाउ द एक्ट एंड स्टैट्यूट नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड, अभी कह रहा है कि जो एक्ट और स्टैट्यूट आपके एक्सप्रेसली रिपील नहीं हो उसके बारे में दैट ओनली दोज इनैक्टमेंट्स रेगुलेशंस एंड प्रोविजन देयर ऑफ आर रिपील्ड बाय दिस एक्ट विच आर एक्सप्रेसली मेंशन इन द शेड्यूल। तो वही सारे इनैक्टमेंट्स आपके रेगुलेशंस और जो प्रोविजन है वो रिपील हुए हैं जो आपके शेड्यूल में दे रखे हैं, ठीक है, टू हैव बीन होली और पार्शियली रिपील्ड देयरइन। अदर statutes, other acts and regulations which have not been expressly repealed under the schedule still prevail। तो जो आपका expressly provide नहीं कर रखा था schedule में
कोई दूसरे एक्ट्स या स्टैट्यूट्स या रेगुलेशंस विच हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली रिपील, जिनको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है स्केड्यूल से, वो अभी भी प्रिवेल करते हैं। इसका मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग लॉज अभी भी प्रिवेल करते हैं आपके, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ टर्म और इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको भी सेव करता है सेक्शन 2 आपका। क्या कहता है? दैट टर्म और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज ऑल्सो बीन सेव्ड provided they are permissible under the law for the time being in force in India। कि भाई वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए टीपीए से, वो कंसिस्टेंट हैं तो वो सेव हैं आपके, जो भी टर्म्स और इंसिडेंट्स हैं आपके या किसी कॉन्ट्रैक्ट के या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट? अब यहाँ पे जो ये इंसिडेंट है ये सिग्निफाई करता है दैट थिंग्स जो ऑटोमेटिकली नेचुरली अटैच्ड है, ठीक है, थिंग्स नेचुरली अटैच टू, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एसेंशियल नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। कि मान लो कोई चीज आपकी एसेंशियल नेचर है, उस चीज का, उस प्रॉपर्टी का एसेंशियल नेचर है, या कोई चीज पहले से ही अटैच्ड है उस चीज से, उसको हम क्या कह रहे हैं कि कोई टर्म या इंसिडेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऑटोमेटिकली अटैच है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, पार्टीशन की अगर हम बात करें, अगर हम पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन इज परमिसिबल राइट ऑफ एवरी को ओनर, जॉइंट प्रॉपर्टी के को ओनर का वो एक परमिसिबल राइट है। नाउ इट इज नेचुरली अटैच टू दी प्रॉपर्टी। अभी जो ये राइट है आपका, ये नेचुरली प्रॉपर्टी से अटैच है, इन विच देयर आर सेवरल ओनर्स, जिसमें बहुत सारे ओनर्स हैं, उस सबके ओनर्स के पास ये राइट है पार्टीशन का। तो ये जो राइट है आपका वो उस प्रॉपर्टी से अटैच है, नेचुरली अटैच है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि टर्म और इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको सेक्शन 2 सेव करता है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। क्लियर? नाउ अगेन रीड इट आउट वंस अगेन, अगर नहीं समझ में आया हो एक बार एक रिकैप ले लेते हैं। दैट द टर्म और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज आल्सो बीन सेव्ड, उसको भी सेव किया गया है। अगर कोई चीज ऐसे जो ऑटोमेटिकली आपकी नेचुरली अटैच है, ठीक है, या कोई चीज़ है जो आपका एसेंशियल नेचर है उस प्रॉपर्टी का, उस चीज़ के रिस्पेक्ट में उस चीज़ को जहाँ पे सेक्शन 2 में सेव किया गया है और कहा गया है कि वो परमिसिबल हैं, वो सारी चीज़ें आपकी परमिसिबल हैं अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो अलाउड है, वो आपका सेव किया गया है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है पार्टीशन। जैसे पार्टीशन एक परमिसिबल राइट है, ठीक है, और वो राइट हर को ओनर को मिलेगा ज्वाइंट प्रॉपर्टी में, तो वो एक राइट है जो नेचुरली अटैच है। तो दिस इज व्हाट इट हैज बीन सेड इन सेक्शन 2 कि उसको सेव किया गया है और उसको जो है वो उसको उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है, अगर कंसिस्टेंट है तो वो अलाउड है, उसको सेव किया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज और रिलीफ क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि भाई एक्ट के आने से पहले कुछ राइट्स थी, कुछ लाइबिलिटीज थी, तो वो भी आपकी सेव करी गई है सेक्शन 2 में। क्या कहता है? द एक्ट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ये एक्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिवली, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिवली? रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि भाई ये एक्ट आया मान लो आज, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि ये पीछे से काम करेगा, ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो पीछे की बैक डेट से रहेगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज आया तो आज से आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगा, दैट इज प्रोस्पेक्टिवली, राइट। नाउ देयरफॉर द राइट्स एंड लायबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये कह रहा है कि ये एक्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसका पीछे से इफेक्ट नहीं होगा, तो जो भी राइट्स लायबिलिटीज आपके इस एक्ट के आने से पहले थे वो अफेक्ट नहीं किए जाएंगे, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। नाउ दिस इज अ जनरल रूल दैट अनलेस अ कॉन्ट्ररी intention is expressly indicated a new enactment is not retrospective applicable। तो ये कह रहा है जब तक कुछ ऐसे कोई इंटेंशन नहीं होती या जब तक एक्सप्रेसली बताया नहीं जाता तब तक कोई भी नया एक्ट जो है आपका रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। तो ये एक्ट आपका प्रोस्पेक्टिव लिए अप्लाई होता है कि आज हुआ तो आज से आगे की चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, पीछे की चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो पीछे की चीज़ें हैं, मतलब इस एक्ट के आने से पहले की चीज़ें हैं, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो राइट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ डी कहता है ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसके रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे? दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ऑपरेशन ऑफ लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब सक्सेशन पे, विल पे, या अगर कोर्ट ने कोर्ट जो है कोई डिग्री अपनी एग्जीक्यूट करा रही है तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये चीज़ आपकी प्रीएम्बल में भी क्लियरली मेंशन कर रखी है दैट इट रेगुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टीज ओनली बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो ये रेगुलेट करता है सिर्फ उन्हीं ट्रांसफर्स को, ये पर्टिकुलर एक्ट आपका रेगुलेट करता है उन्हीं ट्रांसफर्स को जो होती हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, जहाँ पे पार्टीज का कुछ एक्शन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहाँ पे पार्टीज एक्शन लेती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है फिर उसको एग्जीक्यूट कर, उस तरीके से उस पर ही एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज
अदरवाइज ये ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, बाय विल हो रहा है, बाय सक्सेशन हो रहा है, या फिर बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर? नाउ रूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो दे रखा है, अब इस सेक्शन 2 में कंक्लूडिंग जो लास्ट पार्ट है सेक्शन का, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ सेक्शन 2 सेव्स कॉन्ट्ररी रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। तो चैप्टर 2 जो इस पर्टिकुलर एक्ट का है वो मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं किया जाता। चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्या क्या रूल्स कंटेन करता है? वो कंटेन करता है रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर्स जनरली इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर एंड द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो आपका मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। द एग्जेम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज विद रिगार्ड टू द थिंग्स और द रूल्स कंटेन अंडर चैप्टर 2। जो भी रूल्स आपके चैप्टर 2 में कंटेन कर रखे हैं, जो चैप्टर 2 में दे रखे हैं, वो आपके मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ कुछ बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स आपके excluded है। Now what are these government grants? Let's see. The Transfer of Property Act does not apply to government grants. So section 2 जो है वो स्पेशली कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट है आपका, वो प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल अप्लाई टू एनी ग्रांट और एनी ट्रांसफर्स ऑफ लैंड मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ पर्सन। तो अगर कोई गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी पर्सन के फेवर में, तो उस पर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपली सी बात है कि जो आपके गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर मान लो जो है कोई भी ट्रांसफर हो रहा है लैंड का, कोई भी दूसरा ट्रांसफर हो रहा है लैंड का, जो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, बाय ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कर रही है, उसके बिहाफ पे कोई पर्सन कर रहा है कोई भी ट्रांसफर लैंड का, तो उस पर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कोई भी लैंड ट्रांसफर कर रहा है किसी पर्सन के फेवर में, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर सेक्शन योर 2 and 1। तो एप्लीकेबिलिटी हमने देख ली इसकी कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्या एक्सटेंशन है इसका, साथ में कमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल, और उसके बाद हमने देख लिया है कि रिपीलिंग जो है आपका, रिपीलिंग सेविंग क्लॉज सेक्शन 2 जहाँ पे सेव करता है पहले के राइट्स, जो कमेंसमेंट से पहले के राइट्स हैं वो सेव करता है। और हमने देख लिया कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट एक्सक्लूड रहेंगे। साथ में हमने देखा कि चैप्टर 2 मोहम्मदन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नाउ इन द नेक्स्ट सीरीज विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 3 जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल सी एट द सेम टाइम इन द नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।